हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं डॉक्टर केसी शर्मा आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं लेकर आया हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कार्नोट साइकिल कंटेन्स। एक कार्नोट साइकिल्स में क्या क्या होता है। तो हमें मालूम है कार्नोट साइकिल 4 साइकिल से मिलकर के बनी होती है। 4 ऑपरेशन होते हैं उसमें, या 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी कि पहला समतापी प्रसार, दूसरा रुद्धोष्म प्रसार, तीसरा समतापी संपीड़न और चौथा रुद्धोष्म संपीड़न। देखते हैं इसमें कौन सा सही है। 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, ये गलत है। 2 एडियाबैटिक प्रोसेस ओनली, ये भी गलत है। 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल। किसी कार्नोट साइकिल में एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन कितना होता है। तो हम जानते हैं कि कार्नोट साइकिल एक उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल प्रोसेस है और किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में परिवर्तन 0 होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 600 केल्विन। तो यहां कार्नोट साइकिल के लिए T1 की वैल्यू दे रखी है 600 केल्विन, T2 की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन एंड वर्क आउटपुट ऑफ 800 जूल पर साइकिल। यानी वर्क दे रखा है 800 जूल पर साइकिल। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंजन इन ईच साइकिल। तो इसमें जो है कितनी ऊष्मा सोर्स से सप्लाई होगी। सोर्स से निकाली गई ऊष्मा Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे 1 माइनस T2 अपॉन T1 और ईटा की वैल्यू होती है W अपॉन Q1। तो ईटा की वैल्यू पहले निकाले लेते हैं, कैलकुलेट कर ले रहे हैं। T2 है 300 और T1 है हमारे पास 600, यानी ईटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 और हमें निकालना है Q1, बट ईटा इक्वल टू होता है W अपॉन Q1। देयरफॉर हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो W अपॉन ईटा, W है हमारे पास 800, ईटा आ गया 1 अपॉन 2, दैट इज Q की जो वैल्यू आएगी, Q1 वैल्यू आएगी, ये 2 ऊपर जाएगा यानी कि 1600। ये हमारा जो है इसका आंसर आएगा जूल। तो देखते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कार्नो इंजन 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य करता है। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, दक्षता क्या होगी। तो देखते हैं, ईटा 1 इक्वल टू दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 373 केल्विन एंड सॉरी ये ईटा नहीं होगा, ये हमारे पास होगा T1 और T2 की वैल्यू 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 50 प्लस 273, ये हम जोड़ देंगे 323 केल्विन और हमें ईटा निकालना है। तो ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी 1 माइनस T2 की वैल्यू है 323 अपॉन 373 और यदि हमें परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज आ जाएगी। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 13.4% आएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। एक कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए जो कि
भाप बिंदु स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट यानी हिमांक के बीच में कार्य करता है। तो हमें मालूम है स्टीम का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया केल्विन में 373 केल्विन। एंड आइस पॉइंट इसे हम सिंक का टेम्परेचर कह देंगे और वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। इसकी इन्होंने क्या निकलवाना है, इन्होंने एफिशिएंसी, तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 की वैल्यू 273 और T1 की वैल्यू 373 और परसेंटेज में निकालना हो तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 26.81% आएगा। ये ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है, तो हमें मालूम है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो इसमें अगर हम देखें तो इंक्रीजेज रिमेन्स 0, डिक्रीजेज नन, तो यहां 0 ना हो करके इस जगह पर 0 की जगह पर अनचेंज्ड आएगा। यहां ये गलत, यहां पर अनचेंज्ड, ये 0 नहीं होगा यहां पर, और इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसमें हीट कांस्टेंट रहती है, यानी dq, Q कांस्टेंट रहती है तो एंट्रोपी भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हैं। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें ये कांस्टेंट रहती है। इंक्रीज इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है, डिक्रीज कभी नहीं होती है एंट्रोपी, और रिमेन्स 0 एडियाबैटिक प्रोसेस हो। प्रोसेस हमारा कौन सा है, रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा कांस्टेंट रहती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि एडियाबैटिक कर्व आइसोएंट्रोपिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन इन्वेंटर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड एन इंजन, एक खोजकर्ता ने एक इंजन का खोज की और उसने ये बात बताई या ये क्लेम किया कि यह इंजन 127 और 727 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में काम करता है, तब इसकी दक्षता 70% होती है। क्या ये बात सत्य है? तो हमें क्या करना है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ये T2 होगा, 127 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये 400 केल्विन, और सोर्स का टेम्परेचर है 727 प्लस 273 यानी कि ये हो जाएगा 1000 केल्विन। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकाले ले रहे हैं, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, और वो कह रहा है कि एफिशिएंसी 70% होती है। यदि 70% आए तो कथन क्या है उसका, सत्य है, और नहीं आए तो असत्य है। देखते हैं। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू है 400 और T1 की वैल्यू है 1000, तो ये आ गया हमारे पास 600 अपॉन 1000 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, ये हमने कर दिया, यानी कि 600 अपॉन 10 यानी ईटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60%। तो इसका मतलब जो खोज करता है वो झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है कि 70% है, जबकि हम अगर ये फॉर्मूला लगा करके निकालते हैं तो एफिशिएंसी 60% आती है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गेन इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सबस्टेंस इन कार्नोट साइकिल इज, किसी भी कार्नो साइकिल में एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है? तो कार्नोट साइकिल में कैसी साइकिल है, कार्नोट साइकिल जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल साइकिल है, और इसमें एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, 0, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। रोहिलखंड में ये 2-3 साल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, ये 2006 में आया है। ए पीस ऑफ आइस
इज एडेड टू वाटर इन ए कप। एक बर्फ का टुकड़ा एक कप में भरे हुए पानी में मिलाया जाता है, द एंट्रोपी, तब उसकी एंट्रोपी क्या होगी। तो देखिए विश्व में जितने भी परिवर्तन हैं वो सब कैसे हैं, अनुत्क्रमणीय या इर्रिवर्सिबल हैं। और हमने पढ़ा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में परिवर्तन 0 होता है और इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी सदैव बढ़ती है। तो इसका मतलब जैसे ही हम बर्फ का टुकड़ा पानी में डालेंगे वो पिघलेगा, तो ये क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, तो ये हमने पढ़ाया है एंट्रोपी में परिवर्तन ds इक्वल टू dq अपॉन t, और अगर dq को हम जूल में मेजर करें और टेम्परेचर केल्विन में, या हम dq को कैलोरी में भी मेजर करते हैं अपॉन केल्विन, तो ये हमारी एंट्रोपी की यूनिट होती है। तो जूल पर केल्विन भी दिया है, कैलोरी पर केल्विन भी दिया है, ये केल्विन है, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, ये भी कई साल आया है, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन एन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अभी बताया था कि इर्रिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी सदैव इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिवर्सिबल कार्नोट इंजन operates between 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फार्मूला मालूम ही है, ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और यहाँ T2 की वैल्यू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन, और T1 की वैल्यू है 127 प्लस 273, तो ये हमारे पास जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 केल्विन। तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 हम यहाँ अप्लाई करेंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 0.25। इसमें हमें परसेंटेज नहीं निकालनी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 किलोग्राम बर्फ है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रही है। द चेंज इन एंट्रोपी, तब एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, इन कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी प्रति केल्विन में हमें निकालना है। तो बर्फ कितनी है हमारे पास, m इक्वल टू 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 प्लस 273, यानी 273 केल्विन है। चेंज ऑन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज होता है dq अपॉन t, ds इक्वल टू dq अपॉन t, और जब अवस्था परिवर्तन होती है, क्योंकि यहाँ एंट्रोपी किस चीज की निकाल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, और जब भी स्टेट चेंज होती है तब dq की वैल्यू होती है ml, और m कितना है 1000, l क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, पिघलने की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, और ये 273। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पर ये आएगा 293 कैलोरी पर केल्विन, ये इसका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 0.4। इसमें एफिशिएंसी दे रखी है, यानी ईटा इक्वल टू 0.4 दे रखा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंक का जो टेम्परेचर है उसे T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर देंगे 300 केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ईटा की वैल्यू 0.4, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इसे सभी लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये आएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले केल्विन में आएगा और केल्विन को हम चेंज करेंगे तब ये टेम्परेचर हमारा आ जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके, हो सकता है ये केल्विन भी दिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस 0.4, यानी T1 इक्वल टू 300 अपॉन
ये 0.4 रह जाएगा और इसे हमने कैंसिल किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 750। तो इसमें तो कोई सा भी नहीं लग रहा है। चलो खैर कैलकुलेट करके देखना, जो भी आंसर आए वो इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी में परिवर्तन क्या रहता है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और एंट्रोपी चेंज क्या होता है, जीरो होता है। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन, एंट्रोपी कौन से सिस्टम में कांस्टेंट रहती है, तो हमें मालूम है कि एडियाबैटिक कर्व आइसोएंट्रोपिक होते हैं, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। वही क्वेश्चंस हैं, हर बार वो थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिलेशन रिप्रेजेंट्स क्लॉसियस थ्योरम, तो क्लॉसियस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन जीरो होता है। तो इसका मतलब एंट्रोपी हम किससे लिखते हैं, डी क्यू अपॉन टी से। और कोई भी क्लोज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम ये लिखते हैं और इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारी क्लॉसियस थ्योरम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज, तो यहां हमारा सोर्स का टेम्परेचर यानी T1 इक्वल टू दे रखा है 227 प्लस 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 500 केल्विन, और सोर्स का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। देन एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 की वैल्यू है 300 अपॉन T1 500, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 500, ये कैंसिल हो गया, यानी 2 अपॉन 5 इसका आंसर आएगा। देखते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, यानी आइस की वेट कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। एट सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कह रहे हैं कि जो बर्फ है 10 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल करके पानी में बदल जाती है, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू 0 प्लस 273 केल्विन। द चेंज इन एंट्रोपी, तो एंट्रोपी चेंज निकालना है, ds इक्वल टू होता है dq अपॉन टी, और dq होता है अवस्था परिवर्तन के समय ml अपॉन टी। m है 10 ग्राम, l होती है 80 और t का मान है 273, तो ये आंसर आ जाएगा 2.93। जो हमने अभी 1000 ग्राम के लिए किया था क्वेश्चन, ये 10 ग्राम के लिए है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 727 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड इज, तो एफिशिएंसी निकालेंगे। अभी मैंने कराए हैं क्वेश्चन, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 का फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास जो है, ये है हमारे पास T1 और ये है हमारे पास T2, तो इसे सभी लोग सॉल्व करेंगे और ये आंसर आएगा 60 डिग्री, वो 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी, अब ये गढ़वाल में आ गया इसलिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है या अनचेंज्ड रहती है, तो रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन ए कार्नोट साइकिल फर्स्ट स्टेप इज, कार्नोट साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये होता है, ये क्या है, T1 टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये क्या कहलाता है, समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिकेटर डायग्राम इज, इंडिकेटर डायग्राम या सूचक आरेख क्या होते हैं, तो P और B के बीच खींचे गए ग्राफ इंडिकेटर डायग्राम या सूचक आरेख कहलाते हैं। तो देखते हैं ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, नहीं
ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, करेक्ट आंसर है, बी इज करेक्ट। पीवी डायग्राम को ही हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वर्किंग सबस्टेंस इन कार्नोट इंजन इज, कार्नोट इंजन में कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, वर्किंग सबस्टेंस क्या होता है। तो हमने एक सिलेंडर बनाया था और उसके अंदर क्या भरा था, कौन सी गैस भरी थी, हीलियम गैस, हाइड्रोजन, आर्गन या परफेक्ट गैस। तो हमने उसमें आइडियल गैस लिखवाया था। आइडियल गैस ही क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी परफेक्ट गैस, यानी कि कार्नो इंजन में जो वर्किंग सबस्टेंस है वो परफेक्ट गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट टेल अस, ये थर्मोडायनामिक्स का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें किस बारे में नहीं बताता है। तो हमने ये एक क्वेश्चन ये हमने लिखाया था जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहे थे कि शून्यवा नियम ताप की अवधारणा को बताता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कार्य और ऊष्मा के बीच में संबंध बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि जो ऊष्मा को कार्य में चेंज किया जा रहा है वो प्रोसेस संभव है या नहीं है। तो ये बात ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट टेल्स अस, क्या नहीं बताता है, क्वांटिटी ऑफ हीट तो बताता है, क्वांटिटी ऑफ इंटरनल एनर्जी भी बताता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हमें बताता है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट डी क्यू आ गया, क्वांटिटी ऑफ इंटरनल एनर्जी आ गया, रिलेशन बिटवीन हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क ये भी आ गया। तो कंडीशन ऑफ गेटिंग हीट कि कार्य कैसे प्राप्त होगा या हीट कैसे प्राप्त होगी, ये बात ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम नहीं बताता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रोपी चेंज इन ए कार्नोट साइकिल इज, तो एंट्रोपी कार्नो साइकिल में एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होता है। तो हमने बताया है कि कार्नोट साइकिल एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है और किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन 0 होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड is converted into water at the same temperature, मतलब 10 ग्राम बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ही पानी में परिवर्तित की जाती है, तब एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। अब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और ये रोहिलखंड में आ गया 2009 में, तो इसे हम अगर सॉल्व करें ही बताए दे रहे हैं कि ये होगा 2.93 केल्विन पर कैलोरी पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, इतने सारे न्यूमेरिकल किए हैं। ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ईटा ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाई, तो ये हमारा रुद्धोष्म प्रसार निष्पत्ति यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो रो के टर्म में है, जिसे हमने सॉल्व कराया है थ्योरी के अंदर, और इसमें होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रो पावर गामा माइनस 1। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ईटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रो पावर गामा माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी भी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या रहती है। तो हमें मालूम है कि इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। 1 किलोग्राम बर्फ है और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में परिवर्तित होती है। लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। द चेंज इन एंट्रोपी इन कैलोरी पर केल्विन इज, तो एंट्रोपी में परिवर्तन कैलोरी पर केल्विन में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे कराया है, 293 कैलोरी पर केल्विन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज गिवन बाई। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और द्वितीय नियम की कंबाइंड फॉर्म क्या होगी? तो देखिए फर्स्ट लॉ की फॉर्म होती है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये होता है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम होता है डी क्यू बराबर टी डी एस। डी क्यू की जगह टी डी एस अगर हम इसमें लगा दें तो ये आ जाएगा डी यू प्लस पी डी वी। तो ये इसकी फर्स्ट और सेकंड लॉ की कंबाइंड फॉर्म होती है। तो इसमें देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज। रेलखंड में आया है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या होता है? तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या होता है कि एब्सोल्यूट जीरो पर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी भी जीरो की तरफ चली जाती है। ये नष्ट का नियम कहलाता है, नष्ट थ्योरम है। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिमिट एस टेंस टू, ये है हमारे पास लिमिट टी टेंस टू जीरो, एस टेंस टू जीरो। ये ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इन कार्नोट साइकिल इज। तो कार्नोट साइकिल में एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा? वही क्वेश्चन एंट्रोपी के बार बार रिपीट हो रहे हैं। कार्नो साइकिल एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में परिवर्तन जीरो होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी, किसी भी प्राकृतिक प्रक्रम में एंट्रोपी क्या रहती है? तो हमें मालूम है कि विश्व में होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं वो सब क्या हैं? प्राकृतिक प्रक्रम हैं। और प्रत्येक प्राकृतिक प्रक्रम कैसा होता है? इर्रिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय होता है। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में क्या होती है? हमेशा वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम B1 टू B1। एक गैस का सैंपल है और वो B1 से B2 तक एक्सपेंड होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज। किया गया कार्य सबसे अधिक होगा कौन से प्रोसेस में? तो देखिए इसे हम थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है, यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक है, एडियाबैटिक है। तीन प्रोसेस हमारे पास हैं। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास एक्सेस होती है पी एक्सेस और ये होती है बी एक्सेस। और हम जानते हैं किया गया कार्य क्या होता है? पीवी डायग्राम और वॉल्यूम एक्सिस के बीच जो वॉल्यूम घेरा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? किया गया कार्य कहलाता है। तो आइसोबारिक प्रोसेस कौन से होते हैं? जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो हम सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस का एक कर्व खींचे ले रहे हैं। ये हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस का कर्व आ गया और इसमें किया गया कार्य क्या होगा हमारे पास? ये तो पीवी डायग्राम हो गया हमारा। कौन सा है ये? आइसोबारिक। तो कितना होगा इसमें किया गया कार्य? पीवी डायग्राम और वॉल्यूम एक्सिस के बीच घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है किया गया कार्य। तो ये आइसोबारिक में किया गया कार्य होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं आइसोबारिक, वो आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में थोड़ा सा ये कम आता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? आइसोथर्मल। और इसमें किया गया कार्य कितना होगा? तो देखो भाई ये वाला जो कलर्ड वाला हमारा दिख रहा है, इतना कार्य हमारा इसमें होगा। ये कहलाएगा आइसोथर्मल। और तीसरा है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक भी देखे लेते हैं भाई। एडियाबैटिक का स्लोप और भी ज्यादा होता है। ये वाला हमारा हो गया एडियाबैटिक। और इसमें जो हमारे पास होगा किया गया कार्य इतना होगा, ये कार्य होगा। तो सबसे क्या पूछा है इसने? बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा कार्य कौन से प्रोसेस में किया जाएगा? तो ये आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा कार्य होगा आइसोबारिक, उससे कम आइसोथर्मल और सबसे कम एडियाबैटिक में होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है
और कई फॉर्म में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का चेंज बराबर हो रहा है इन ड्यूरिंग आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, द वर्क डन इज मिनिमम, सबसे कम कार्य कौन से प्रोसेस में होगा? तो उसमें हमने आइसोबारिक ही लगाया है, हाँ ठीक। और इसमें कौन सा होगा, सबसे कम कार्य कौन से में आता है? तो ये वाला कौन सा है भाई हमारा, ये है एडियाबैटिक। तो सबसे कम कार्य जो होगा वो एडियाबैटिक में होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार, नंबर 1, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे T की वैल्यू जीरो की तरफ जाती है, एंट्रोपी की वैल्यू भी जीरो की तरफ चली जाती है। हाँ भाई 39 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि जब T जो है जीरो की तरफ जाता है, S भी जीरो की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है, सिस्टम की जीरो हो जाती है। थर्ड है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ सिस्टम इज जीरो, यानी कि क्वेश्चन ये भी बिल्कुल इसका ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, ये सभी के सभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन हुज सोर्स इज T1 केल्विन एंड सिंक इज T2 केल्विन, एक हीट इंजन है जिसका कि सोर्स जो है T1 केल्विन पर है और सिंक जो है वो T2 केल्विन पर है। तो इसे हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये होता है। और एफिशिएंसी कब ज्यादा होगी? जब ये चीज हमारी मिनिमम हो जाए। ये मिनिमम कब होगी? या तो हम इसकी वैल्यू बढ़ा दें तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी T1 का मान हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, या फिर T2 का मान हम डिक्रीज कर दें। दोनों ही कंडीशन में हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये आ रहा है T1 मस्ट बी लोअर्ड, बिल्कुल ठीक है भाई। T2 मस्ट बी राइज्ड, ये गलत है। और T1 T2 बोथ शुड बी राइज्ड, ये भी गलत है। और इसमें है T1 मस्ट बी रेस्ट, T1 का मान बढ़ा दें और T2 का मान घटा दें, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर हम T1 का बढ़ाते हैं और T2 का मान कम करते हैं, तब हमारी सिस्टम की एंट्रोपी या इंजन की एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये आज थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी और सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए, 40 क्वेश्चंस कराए हैं। और 40 क्वेश्चन ही लगभग मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में कराए थे। जिन लोगों ने ना देखे हों पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।